हेलो स्टूडेंट। लास्ट के वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा। उसमें आप लोगों को मैंने सिर्फ उसी टॉपिक को डील किया जो कि आप लोग के एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ था या एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है। और उसमें एक टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोग के एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, है ना। और उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में, है ना। जैसे आईआईटी हो गया या नीट वगैरह का एग्जाम हो गया, है ना। उन सब में उस क्वेश्चन को अराइज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद आईआईटी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, है ना, आप लोग को हम डील करके दिखाएंगे जो उसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, ठीक ना, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू non-conducting charged sphere, non-conducting charged sphere। ठीक है, यहां पर एक स्फेयर जो है वो चार्ज है ना, और वो है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी एप्लीकेशन डील किया था स्फेयर से रिलेटेड, उन सब में हमने माना था कंडक्टर। वो जो स्फेयर लिया था मैंने वो कंडक्टर था, लेकिन यहां जो हम लोग स्फेयर लेंगे वो होगा नॉन कंडक्टर, है ना। और इसमें खास डिफरेंस ये है कि जब हम नॉन कंडक्टर में चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। जबकि पिछला वाला केस आपको याद होगा, वहां मैंने बताया था कि नॉन कंडक्टर में या ये सॉरी कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे ही रहता है, सरफेस पे ही, है ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप जो चार्ज सप्लाई करोगे वो चार्ज पूरे उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक यहां पे ले लीजिए नॉन कंडक्टर, ठीक है, स्फेयर, और मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है ये है r, ठीक है, रेडियस r। तो आप इस पर जब चार्ज प्रोवाइड करोगे ना, तो वो चार्ज जो है सरफेस पे नहीं आएगा, बल्कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी जगह, है ना। यहां 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 सभी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मतलब कि सभी जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम भी हो सकता है, सब जगह चार्ज बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर, है ना। जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ भी, उतना ही चार्ज यहाँ भी, सब जगह बराबर होगा, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जो चार्ज यहाँ पे है ना, उतना ही चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, हर जगह अलग अलग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो दो तरह का हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग ये मानकर चलेंगे कि यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि सभी जगह चार्ज सेम रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये मानकर चलेंगे कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, ये मानकर चलेंगे कि सभी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, होल वॉल्यूम में।
और वो कैसा है, तो वो हम लोग मानेंगे यूनिफॉर्म, सभी जगह एक समान है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं मानकर चलेंगे, ठीक है। और ऐसे केस में हम लोग एक टॉपिक लेकर चलेंगे, एक पॉइंट लेकर चलेंगे, है ना, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। आप लोग को याद होगा लास्ट वाले केस में हमने क्या लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हुआ था, सिर्फ सरफेस में हुआ था, है ना, उस वाले केस में। और आज वाले केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, तो पूरे वॉल्यूम में है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसको सिंबल में हम लोग रो लिखते हैं, रो, है ना। और इसका वैल्यू होता है चार्ज बाई वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाई उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें अगर जो लोग आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको नोट कर लेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे 3 केस में, ठीक है। एक हो जाएगा इस सरफेस के अंदर, और एक बाहर, और एक सरफेस पे, 3 केस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या है पहला केस, इसका पहला केस हम लोग फाइंड करते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट मतलब कि इस स्फेयर के बाहर, है ना। तो बाहर मान लो कि एक पॉइंट यहां पर है P मान लीजिए, है ना। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, ये पॉइंट आप यहां ले लो, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए यहां पे है P पॉइंट, और इसका डिस्टेंस हम लोग लेते हैं सेंटर से, सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लीजिए R, ठीक है। यहां इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल चार्ज, ठीक है। अब ये मानकर चलो कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसका टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम आप Q ले लीजिए, ठीक है। और इसका हम लोग क्या माने थे, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कहीं पे उसको लिख दिए, ठीक है। अब मुझे निकालना है एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो ये वाला जो वैल्यू है इससे बड़ा है ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं R ग्रेटर देन R, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो कि इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। और ये चूंकि स्फेयर है तो वहां से भी सरफेस कैसा ड्रॉ होगा, स्फेरिकल ही होगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस यहां से हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस, क्या कहेंगे इसको, गॉसियन सरफेस। और ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसका शेप कैसा है, तो स्फेरिकल है ना। तो ये हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल। और इसका रेडियस कितना हमने लिया है, तो रेडियस हमने लिया है R, स्मॉल r, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट, एरिया का एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, है ना। यहां आप मान लो एक स्मॉल एलिमेंट, ये हो गया इसका छोटा सा एरिया, ठीक है। छोटा सा एरिया, उसका कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, है ना। इसको आप मान लो ds, ds स्मॉल एरिया, ठीक है। उसका डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है।
तो ये हो गया इसका डायरेक्शन नॉर्मल जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि इस स्फेरिकल वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है अगर पॉजिटिव चार्ज लिया जाए तो, और अगर नेगेटिव ले सकते हो, है ना। अगर नेगेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, यानी कि वो इधर की तरफ हो जाएगा, उसको मान लेंगे E, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, है ना, यानी कि थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहां से अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ में आप लोग को पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैंने वहां बताया था आप लोग को कि टोटल फ्लक्स जो होता है इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, और इसका वैल्यू जो होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोग इसको लेकर चलते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो, वो एरिया वेक्टर आप यहां लो या यहां लो या यहां लो, सभी जगह ले सकते हैं एरिया वेक्टर, या सभी जगह है भी, है ना। तो सभी जगह एरिया वेक्टर जो हम लोग लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, है ना। यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर लेते हैं तो वहां का भी आउटवर्ड हो जाएगा ऐसा, है ना। यहाँ भी लेंगे तो यहाँ कहीं भी लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, है ना। यानी कि हमेशा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और ई तो सबके लिए फिक्स हो जाएगा, ई सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो ई बाहर, बाकी बच गया इन डी एस आई इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ रहा क्यू नेट, है ना। क्यू नेट का मतलब हुआ कि इसका पूरा चार्ज, टोटल चार्ज इसका, ठीक है। तो अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना, इसका तो पता है नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने सिग्मा माना है, सॉरी सिग्मा कहते हैं, ये रो हमने माना है ना। ये रो क्या बता रहा है, तो ये रो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो आप लोग समझो, देखो रो का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर क्यूब में रो मैंने माना, तो 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब में 2 रो, 3 मीटर क्यूब में 3 रो, है ना, और 4 मीटर क्यूब में 4 इंटू रो, ऐसा 5 मीटर क्यूब में 5 इंटू रो, है ना। ये एक का पता है तो हम कितना का भी निकाल सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अगर इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम भी मान लिया जाए, है ना, तो 1 में रो है तो भी में कितना होगा, 1 में रो, 2 में 2 रो, 3 में 3 रो, है ना, तो भी में कितना हो जाएगा, भी इंटू रो, है ना। यानी कि यहां पे हो जाएगा भी इंटू रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया नेट चार्ज, अंदर का पूरा चार्ज हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां से E और इंटू ds, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन ये पूरा हो जाएगा ना, पूरा s हो जाएगा, पूरा s, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं s, ये स्मॉल एरिया है ना, तो ये स्मॉल एरिया का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना, पूरा आ जाएगा, है ना। ये छोटा था उसको पूरा बड़ा कर दिया हमने, है ना, तो बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा s। अब cos 0 डिग्री का 1 होता है v इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये s जो है ये बता रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। इसका चूंकि स्फेरिकल है तो स्फेयर में कितना होता है एरिया, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग यहाँ पे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू V इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको E निकालना है ना, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू V इंटू रो डिवाइडेड बाई
4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उस पर मैं बताता हूँ। आप लोग नोट कर लिए? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, मिटाऊं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मेरा आ गया, E इक्वल टू भी इंटू रो, E इक्वल टू भी इंटू रो, है ना। ये देखने में तो काफी टेढ़ा मेरा लग रहा है ना, लेकिन उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भी का मतलब हो गया वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम मतलब कि इस स्फीयर का वॉल्यूम, है ना, हमको इसका वॉल्यूम नहीं लेना है, सिर्फ जिसमें चार्ज है उसका वॉल्यूम लेना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो चूंकि स्फीयर है ना, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जगह पुट कर दीजिए, v के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई कैंसिल, 4 पाई, है ना, बाकी बच गया आपका कितना, ये आपका इधर से आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बाई 3 ना, 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और भी छोटा आप लोग कर सकते हैं, है ना। रो हमने किसको माना था, रो, तो रो होता है चार्ज बाई वॉल्यूम, रो का मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम, है ना। तो चार्ज बाई उसका वॉल्यूम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आर क्यूब इंटू इसका चार्ज, वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग वहां भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर जाता भी, है ना, भी कर जाता कैंसिल, वो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो जैसे भी करो हर तरफ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये 3 कैंसिल, है ना, और ये आपका बच गया कितना, q/4 पाई, और ये आर क्यू भी कैंसिल ना, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो, आप इसी फॉर्मूला को जो है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू q/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया यहाँ से उसको। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, है ना। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब समझिए, इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला जो डिराइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देखने से आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा पिछली जिंदगी, है ना। हमने आप लोग को बताया था एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी मैंने यही फॉर्मूला बताया था, ड्राइव करवाया था। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर में, है ना, उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये चार्ज कहाँ पे है, उसके सेंटर पर है ना। सेंटर पर होने से वही फील्ड बनेगा जो उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होने से बन रहा है। ठीक है, और एक बात ये भी देख रहे होंगे कि q/r स्क्वायर है ना, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हो ऐसे, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, यहां पे यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, घट जाएगा, इन्वर्सली है, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फील्ड बढ़ेगा, है ना।
तो आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है ना, चार्ज यहाँ पे है तो दूरी बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा ही घटेगा, है ना, यानी कि इन्वर्सली हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकेंड केस हम लोग देखते हैं इनसाइड के लिए। ठीक है, तो इसका सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। ठीक ना, यहां पे हम लोग पॉइंट लेंगे इनसाइड, एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट। इसको समझिए, जैसे कि आपने एक स्फीयर ले लिया, चार्ज स्फीयर। ठीक है, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा चार्ज ही। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, इसका सेंटर ये मान लीजिए, और इसका रेडियस आप लोग मान लो आर, आर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग रो मान चुके हैं। ठीक है, और इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको आप लोग क्यू मान लो, है ना। अब इसके अंदर जो है किसी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका यहां पे है, वो पॉइंट यहां है ना, पी पॉइंट यहां, और इस पॉइंट की जो दूरी है यहां से, इसको आर मान लो। ठीक, वहां पे हमको फील्ड निकालना है, तो यहां भी सेम काम करेंगे वही, है ना। एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है, तो चलिए एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, इस तरह से ये हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। यहां भी गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है वो स्फेरिकल शेप में है ना, एक स्फेयर है, मतलब ये एक स्फेयर जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर, ये रेडियस हो गया स्मॉल आर। ठीक है, याद रखेंगे स्मॉल आर जो डिस्टेंस है जहां मुझे निकालना है फील्ड, और कैपिटल आर जो है इस स्फीयर का रेडियस है। ठीक, तो यहां भी सेम प्रोसेस है ना, इसमें क्या करना है, आपको एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेना है, स्मॉल एरिया गॉसियन सरफेस पर। चलिए एक एरिया कंसीडर कर दीजिए, ये हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, इसका वैल्यू मान लीजिए ds, और जो डायरेक्शन इसका होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल इसको हम लोग मानेंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव चल दिया है, तो रेडियली आउटवर्ड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा नॉर्मल के। तो एंगल बन गया 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब अप्लाई कर दो गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो सब जगह रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना, और वो वेरिएबल भी नहीं होगा, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर मैंने कर दिया, बच गया ds, cos 0 का 1 होता है तो इंटू 1, काम खत्म। अब नेट चार्ज देखिए, तो नेट चार्ज हमको लेना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ये तो अंदर का चार्ज तो पता नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, है ना। हम लोगों ने मान चुका है पहले ही, है ना, कि 1 मीटर क्यूब में चार्ज है रो, तो 2 मीटर क्यूब में हो जाएगा 2 रो, 1 में 1, 2 में 2 रो, 3 में 3 रो, 5 में 5 रो,
है ना। तो इसका वॉल्यूम अगर v मान लिया जाए, वॉल्यूम अगर हम v मान लेते हैं, है ना, तो v में कितना हो जाएगा, v इंटू रो, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, टोटल चार्ज हो जाएगा q नेट, ये हो जाएगा v इंटू रो, ठीक है। यानी यहाँ पर v इंटू रो हम लोग पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये देखना है ds, तो ds तो मेरा स्मॉल एरिया है, उसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया ही आ जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, और उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से ही आ गया। अब भी इसका वॉल्यूम है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका होता है 4/3 पाई और इसका r का क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बच गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से 2 ठो कैंसिल, एक ठो यहाँ बच गया। तो अब ई कितना आ गया, तो ई का वैल्यू आ गया आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, आप यहां देख सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहां समझ सकते हैं कि रो तो मेरा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है ना, तो यहां पे रह गया क्या, आर का वैल्यू, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आर पे डिपेंड करेगा, है ना। आर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ जाएगा, आर घटेगा तो फील्ड घट जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो उस वाले में केस में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, यहां पावर 1 है, फर्स्ट डिग्री का है ना। यानी कि ये लीनियर हो गया, लीनियर, ठीक है। तो ये यहां पर एक रिजल्ट आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बनाने में आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, है ना। इस फॉर्मूला को जो है आप लोग और सिंप्लीफाई करके, है ना, एकदम आसान वे में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर उसके लिए क्या करना होगा, रो का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका अदर फॉर्म, पुट रो क्या था, तो वॉल्यूम, ये चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना, टोटल चार्ज कब लेवाना क्यू, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आर का है ना, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू से इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा E इज इक्वल टू आर इंटू ये आर 3 एप्सिलॉन, ये आर है ना, तो आर और डिवाइडेड में 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो के जगह पे पुट कर देते हैं क्यू बाई 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, बाकी जो बच गया आपका कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब, ठीक है। आप इसको लिख दीजिए E इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको अलग कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको अलग कर दीजिए, है ना, और ये बच गया Q बाई आर का क्यूब, Q बाई आर का क्यूब, इंटू में रह जाएगा R, ये इंटू में R आपका रह गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, ये इनसाइड के लिए हो गया, आप लोग समझ गए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक ना, इसमें ये R क्या हो गया, तो उसके अंदर का डिस्टेंस जहां मुझे निकालना है फील्ड, और ये कैपिटल R हो गया उस स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, यहां से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहां तक मैं थोड़ा देर में बताता हूं, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिए, मैं मिटाऊं, चलिए मैं मिटाता हूं, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे जो है तीसरा केस जो है ना, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो या पहले वाले केस से भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड केस है ना, थर्ड केस में हम लोग लेते हैं एट द सरफेस। अगर मुझे सरफेस पे निकालना होगा तो, है ना, तो सरफेस पे निकालना होगा तो सरफेस पे r इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है ना सरफेस पे। अब यहाँ पे सरफेस पे अगर निकालना है तो r के जगह पे क्या पुट कर देंगे, r, है ना, क्योंकि ये अंदर तो रहा नहीं, अब यहाँ आ गया ना, है ना, तो ये दूरी कितना बढ़ गया ना, ये दूरी तो बढ़ गया, ये दूरी, है ना, ये दूरी इतना हो गया, यानी r के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर सरफेस का निकालना है तो इस r के जगह पे आप पुट कर दो कैपिटल R। ठीक है, तो ई सरफेस, या उसको ऐसे रहने दीजिए, ई इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का क्यू, आई इंटू यहाँ पे आर पुट कर देंगे। ठीक है, उस वाले में तो यहाँ से ये दो बार है ना, तो ये आपका बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस के लिए आ गया, ये हो गया सरफेस के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, मैं मिटाऊं इसे। ठीक है, इस फिगर का अब जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म। अब हम लोग जो है इन तीनों केस को जो है एक ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, कैसे कैसे डिस्टेंस के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है या घटता है उसको हम लोग समझेंगे ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, तो हेडिंग लिख दीजिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर देखिए हम लोग तीनों केस का यूज करेंगे। फर्स्ट केस में हमने देखा कि वहां पर ई आउटसाइड का था। ठीक है, ई आउटसाइड, उसमें बाहर का फील्ड प्रोपोर्शनल आया 1/ε0 ये 1/r² का। ठीक है, आउटसाइड के लिए। फिर इनसाइड का हमने देखा, ई इनसाइड, उसका था प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, आर के प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, थर्ड वाला तो खैर वही है ना, इसमें उसी पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अंदर में इनसाइड की बात करते हैं, है ना, इनसाइड में जब तक डिस्टेंस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, है ना, वैल्यू बढ़ता रहेगा। जैसे ये समझिए, ये आपका इनसाइड वाला ये। ठीक है, तो अगर पॉइंट आपका यहां पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं इनसाइड में, है ना। तो जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, फील्ड बढ़ेगा, है ना, प्रोपोर्शनल है ना, आर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। आप लोग समझ सकते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, इसके लिए यहां तक आ जाएगा ना चार्ज, इसके लिए यहां तक चार्ज आ जाएगा, इसके लिए यहां तक चार्ज आ जाएगा। ठीक ना, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका फील्ड बढ़ेगा, है ना। वो जो बढ़ने वाला काम है कहां तक बढ़ता रहेगा, तो वो सरफेस तक बढ़ता रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद ये आउटसाइड का आ गया, तो आउटसाइड में क्या होता है, इनवर्सली, यानी कि अब जो इसके बाद डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां से क्या होगा, फील्ड उसका घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, लेकिन दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो दूरी बढ़ रहा है तो फील्ड घटेगा। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए इसका ग्राफ समझिए, यहां पे हम लोग दिखाएंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस, और यहां पे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई को दिखाना है। ठीक है,
तो इनसाइड की बात करें, है ना, तो वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, कैसा बढ़ेगा, तो लिनियरली, है ना। तो ये आपका हो गया इनसाइड के लिए। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, उस समय तक बढ़ता रहेगा जब तक वो सरफेस पे जाएगा। तो ये सरफेस का आपका हो गया, है ना, ये आपका रहेगा सरफेस के लिए। यहां पे आ गया सरफेस, इस समय तक उसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसको आर कर देते हैं। और ये बात हो गई इनसाइड के लिए, इनसाइड, ये इनसाइड के लिए हो गया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं सरफेस के बाहर। सरफेस के बाहर क्या होगा, इन्वर्सली हो जाएगा ना, घटेगा, है ना। तो ये घटेगा, तो घटने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं इस तरह से। ये कहां तक घटता रहेगा, तो ये इन्फिनिटी तक घटता रहेगा, इनफाइनाइट तक, वहां पे जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और उस वक्त कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर हम। ठीक है, नोट कर लिए, मैं मिटाऊं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। ठीक है, उन तीनों केस पर मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि आईआईटी में वो आ चुका है क्वेश्चन। ऐसे तो इस टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल्स पे नहीं पूछता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग को समझ लेना है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है और इससे ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इससे हर साल एक एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एडवांस में पूछ चुका है, एडवांस में। ठीक है, इसमें एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर जो है वो एक नहीं है, 3 है, 3 स्फीयर है। ठीक है, 3 स्फीयर, तीनों का साइज अलग अलग है। ठीक है, इसका रेडियस r/2, इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसका रेडियस 2r है। ठीक है, 3 स्फीयर है, तीनों है सॉलिड स्फीयर, है ना, और तीनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, अब तीनों पे जो चार्ज है वो चार्ज भी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तीनों पे जो चार्ज दिया हुआ है, इसमें इसका वैल्यू q, इसका वैल्यू है 2q और इसका वैल्यू है 4q। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, at point P distance, at point P distance r from the center of sphere, from the center of sphere। देखिए, फील्ड निकालना है कहां पे, तो एक पॉइंट पे निकालना है जिसकी दूरी कितनी है, r, सेंटर से। मतलब कि यहां से दुगना दूरी हो जाएगा, क्योंकि ये r/2 है ना, तो r पे निकालना है, तो यहां पॉइंट होगा, यहां पे पॉइंट, एक फील्ड है ना, यहां पे पॉइंट है दिया हुआ, उसका फील्ड कितना बनेगा,
वैसा ही पॉइंट यहाँ भी है, चूंकि आर पे है ना, तो आर पे है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी पे हो जाएगा, ये पॉइंट डिस्टेंस आर है ना, ठीक है। इसका तो कुछ ऊपर होगा, यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका पी हो गया, यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ का पॉइंट पी अंदर में आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से आर ही है, आर, है ना। यहाँ से इसकी दूरी आर, यहाँ से इसकी दूरी आर, यहाँ से उसकी दूरी आर ही है, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, उसमें आप लोग अब उसको ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। हाँ एक बात और, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना वो ऑप्शन दिया हुआ है ना। उसने क्या किया, इसको E1 मान लिया, इसके फील्ड को E2 मान लिया, और उसके फील्ड को E3 मान लिया, है ना। और आप लोग को पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फील्ड बड़ा होगा, कौन सा फील्ड छोटा होगा, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, मैं इसे मिटाऊं इसको, चलिए पहले करते हैं, आप लोग बनाइए, देखिए चलिए यहाँ पे समझिए। हम बात करते हैं पहला के लिए, है ना। तो पहला सरफेस के लिए ये पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, हमने बताया था, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस तो r दिया हुआ है, यहाँ से r, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाई r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया E1 का वैल्यू पहला सरफेस के लिए, पहला स्फीयर के लिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये सरफेस के लिए हो जाएगा, है ना। एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो सरफेस के लिए आप यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना। इसमें आर के जगह पे क्या पुट कर देंगे, आर कैपिटल पुट कर देंगे, है ना। एट द सरफेस, यहाँ पे इस केस में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो उसको पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा E2 का वैल्यू, ये 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना रखा है यहाँ पे 2Q लिया हुआ है, तो 2Q बाई डिस्टेंस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका E2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। E2 ये आ गया। अब उसका देखते हैं थर्ड के लिए, है ना। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, इसको देखिए समझिए। थर्ड में वो जो पॉइंट आपका है वो इनसाइड हो गया ना, इनसाइड, है ना। तो एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई RQ इंटू R, ये था, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो R का वैल्यू कितना है, R का मतलब डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, है ना। और चार्ज कितना है, तो 4Q, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज की जगह पे क्या ले लेंगे, 4Q लेंगे, चार्ज के जगह पे R कितना है उसका, तो 2R है, R का मतलब रेडियस, ये हो गया 2R का स्क्वायर इंटू ये R का मतलब पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो R है, तो इंटू R, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका 1/4πε0 और 2 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी क्यूब ना है, क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4Q बाई कितना, 2 का क्यूब कितना 8, तो 8R का क्यूब इंटू R, तो यहां से ये 2 ठो बच जाएगा, है ना। ये 4 दूना 8, यानी कि इसका आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाई 2R, यहाँ पे एक ठो कटा ना, 2 ठो बच जाएगा, 2R का स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे कितना फील्ड आ गया, 1/4πε0 इंटू Q बाई 2R का स्क्वायर, ये हो गया E3 का वैल्यू, E3। अब आप जो है इन तीनों को कंपेयर कर लो, देखो
आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें, और ये यहाँ पे 2 से इंटू हो गया, 2 से इंटू हो गया, और ये हाफ हो गया, ये हाफ ना है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये, और उसका आधा वो हो गया, है ना। यानी कि E2 हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद E1 और उसके बाद E3। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन आ गया, E3 आ गया। ठीक ना, तो ये आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, यहां तक चलिए, तो आप लोग सब समझ गए बात को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है अभी और भी हैं उसमें, है ना। आप लोग ये अगर आप लोग के पास क्वेश्चन वगैरह है और तो और आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। और जो प्रॉब्लम होगा वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में ही कुछ और पढ़ेंगे। हम लोग वहाँ पे जो है ना गॉस लॉ का यूज करके कूलॉम्स लॉ ड्राइव करेंगे, ठीक ना, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस में होगा। ठीक है, तो